नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एजुअब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब पे हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस की शानदार सी सीरीज चल रही थी और इसी श्रृंखला के अंदर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या फिर नहीं आता हो। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों के हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट है, और उसके साथ में ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जीएटी वाला पेपर दे रहे हैं, क्योंकि जीएटी के पेपर के अंदर आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे, जीके जीएस वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और डोमेन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना और क्लास में रेगुलर आना है। सबसे पहले सभी बच्चे क्लास को क्या कर देंगे भाई, लाइक कर देंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। चलो तुरंत चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर इन एंशियंट इंडिया? कितने थे भाई महाजनपद? प्राचीन भारत में महाजनपद कितने थे? प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? चलो अगर कोई बच्चा आंसर कर देता है और राइट आंसर करता है तो प्लीज आप मुझे ये भी बताएंगे कि जितने भी महाजनपद थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर, इनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध महाजनपद जो है वह कौन सा था? सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली व समृद्ध, सबसे शक्तिशाली व समृद्ध महाजनपद बच्चों कौन सा था? महाजनपद कौन सा था? बड़े ही गजब गजब क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, बड़े ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। आपकी हिस्ट्री के जो बुक है, आपकी हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, उसका जो चैप्टर 2 है बेटा, उसका जो चैप्टर 2 है उससे रिलेटेड ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। तो उससे रिलेटेड सारे सारे क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। इतने क्वेश्चन करेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर अपना पेपर दोगे, जब आप पेपर देखोगे तब आपको ऐसे महसूस होगा कि ये सारा का सारा पेपर हम पहले भी कहीं पे सोल्व कर चुके हैं। तो इसलिए एक भी क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। हर एक विद्यार्थी को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देने ही देने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर इन एंशिएंट इंडिया? बेटा कितने महाजनपद थे? 12 थे, 16 थे, 18 थे या फिर 20 थे? ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर 16 दिया है, जिन बच्चों का आंसर 16 है बेटा, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। अब ये महाजनपद बने किस तरीके से? थोड़ी सी स्टोरी सुनना चाहोगे आप इस पे? चलो थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी कहानी बता देता हूँ। महाजनपद देखो, और सबसे शक्तिशाली व सबसे समृद्ध महाजनपद कौन सा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप सभी दोगे। देखो बेटा, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और सब अपनी अपनी शक्तियों को अलग अलग बांट के रखते थे। कबीले के अंदर जितने भी राजा थे, ये मान लो कोई कबीला है ए, ये कोई कबीला डी है, तो एक जो कबीला है उसका कोई मुखिया होता था, डी जो कबीला है इसका कोई और मुखिया होता था। दोनों के अलग अलग काम थे, दोनों अलग अलग तरीके से रहते थे, कोई एक दूसरे के ऊपर आदेश नहीं चला सकता था अपना, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कबीले थे। फिर इनको धीरे धीरे जाके ऐसे महसूस हुआ कि हमें एक संगठन में रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे इनका जन बना, है ना, जन से फिर जनपद बने और जनपद से फिर महाजनपद बना। अर्थात महाजनपद जो है यह बहुत से जनपदों का एक बड़ा समूह है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, महाजनपद कहा जाता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ। 16 थे। और बताओगे आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में सबसे शक्तिशाली व समृद्ध महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली व समृद्ध महाजनपद जो है कौन सा था? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो भाई, शानदार प्यारा सा क्वेश्चन। What was the first capital of मगध? बेटा मगध जो है, मगध की फर्स्ट कैपिटल, पहली राजधानी मगध की कौन सी थी? बताओ, पहली राजधानी के बारे में मैंने पूछा है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? फटाफट से बताएंगे मुझे सभी बच्चे कि भाई मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए है बेटा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है राजगृह, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली और ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगृह, सी है वैशाली और डी है उज्जैन। बताओ भाई इसका राइट आंसर बताओ मेरे को। ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगृह, सी है वैशाली और डी है उज्जैन। फटाफट से राइट आंसर बताएंगे बेटा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सभी बच्चे फटाफट से मेरे को इसका राइट आंसर बताएंगे। और यार यूं हंसते खेलते मुस्कुराते हुए क्वेश्चंस किया करो। देखो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपन प्यार से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अपन धीरे धीरे चलेंगे मेरे बच्चों। तो बताओ व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, पाटलिपुत्र। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं भाई, कमेंट करते रहो, है ना, कमेंट करते रहो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहो, मैं चेक करूंगा सभी बच्चों के कमेंट।
किसने सबसे अधिक सबसे सही आंसर किए हैं, ठीक है ना। तो आप आंसर जब करोगे तब ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का मान लो इसमें आप ए लिख रहे हो तो 2 का ए हो गया। अब मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और फर्स्ट का आपने बी लिखा है ना, फर्स्ट का बी था ना आंसर भाई, फर्स्ट का बी था। तो ऐसे कमेंट करना आपको, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फिर आप लिखोगे थर्ड का सी, फिर आप लिखोगे ऐसे फोर्थ का ए, फिर आप लिखोगे फिफ्थ का ए, फिर आप सिक्स का लिखोगे बी। इस तरह से आपको नंबरिंग भी लिखनी है क्वेश्चंस की, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। आप सभी के कमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है, आप सभी के कमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भाई पाटलिपुत्र आंसर किया है, पाटलिपुत्र, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बेटा पाटलिपुत्र, उन सभी बच्चों का पाटलिपुत्र जो आंसर है यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, प्रथम राजधानी के बारे में पूछा है। हालांकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जरूर था, लेकिन पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी बेटा, राजगृह थी मेरे बेटाओं, राजगृह थी। तो याद रखोगे, प्रथम राजधानी कौन सी थी भाई, राजगृह थी। फर्स्ट कैपिटल कौन सा है भाई, राजगृह है। तो सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन डिड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म। भाई जो सम्राट अशोक है, सबने सम्राट अशोक का नाम सुन रखा है, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म जो है इसको कब अपनाया मेरे बच्चों, बताओ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया। ऑप्शन नंबर ए, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राज्यारोहण के समय, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय। आफ्टर द कलिंग वार, कलिंग के युद्ध के बाद। एट बर्थ, जन्म के समय से ही, या फिर एट द एंड ऑफ लाइफ, या फिर जीवन के अंतिम दिनों में, है ना, जब उनके जीवन का अंत होने वाला था उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था। बताओ बेटा, ए बी सी और डी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे मेरे बच्चों, और जब तक अभी तक किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करेंगे, है ना, वो सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। व्हेन डिड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, आफ्टर द कलिंग वॉर, एट बर्थ, एट द एंड ऑफ लाइफ। फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर बताओ मेरे को, फटाफट से, फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, बौद्ध धर्म कब अपनाया था। देख लो सभी के सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, अच्छे अच्छे आंसर्स करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, फटाफट आंसर करो और क्लास को शेयर किया करो, क्लास को लाइक किया करो। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कमेंट करते ही तुरंत सभी बच्चे बताएंगे क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। व्हेन डिड अशोक अडॉप्ट बुद्धिज्म, कब किया भाई, आफ्टर द कलिंग वॉर, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक जो है उन्होंने जो तलवारें थी अपनी उनको त्याग दिया था और उन्होंने धम्म का पालन किया था, उन्होंने धम्म की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की भाई, धम्म की स्थापना। अब ये धम्म क्या था, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है। तो सब्र रखो सोना मिलेगा, सब्र रखो सोना मिलेगा। चलो भाई, तो कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है पतंजलि और ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। मेरे बच्चों बताओ, इसका गलत उत्तर कोई नहीं बताएगा भाई। मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं, अपनी जीके जीएस वाली क्लास होती है, मैंने आपको उस क्लास में भी बताया, जीके जीएस वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको आपकी जो हिस्ट्री डोमेन की क्लास होती है उसमें भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, है ना। और जो पीवाई क्यूज मैंने करवाए आपको, पीवाई क्यूज जो मैंने करवा रखे हैं आपको, उस क्लास में भी मैंने बताया है। तो प्लीज आप इसका आंसर गलत नहीं करोगे, अगर आपने इसका आंसर गलत किया तो ठीक नहीं रहेगी भाई बात, है ना। आंसर गलत नहीं करोगे, कमेंट करो, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करो। जैसे 4 में आप कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो ऐसे लिखो 4 और फिर डैश और बी, है ना। सभी के मैं कमेंट देखूंगा, और जो बच्चा सबसे अच्छे क्वेश्चंस करेगा, जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा, उसको भाई उचित इनाम दिया जाएगा, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब ये मत पूछना सर इनाम क्या दिया जाएगा, इनाम श्रद्धा अनुसार दिया जाएगा, अपने आप दे देंगे आपको, बढ़िया इनाम देंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है ना। चलो, तो हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, बताओ मेरे बेटा। देखो मेगस्थनीज की जो फेमस बुक थी उसका क्या नाम था, मेगस्थनीज की जो फेमस बुक थी उसका क्या नाम था भाई, इंडिका था। क्या था मेरे बच्चों, इंडिका था। क्या था भाई, इंडिका। तो सभी याद रखेंगे, मेगस्थनीज की कौन सी थी, इंडिका थी, है ना। महाभाष्य किसका था, पतंजलि का था। कालिदास ने क्या लिखे थे भाई, नाटक लिखे थे 4, जिनमें आप एक कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम।
है ना, जैसे कालिदास का एक ये नाटक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। चलो, तो इस तरह से भाई जो अर्थशास्त्र ये किसने लिखी थी मेरे बेटो? चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है भाई? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। बुक कौन सी लिखी थी भाई? इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक कौन सी थी भाई? अर्थशास्त्र थी। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। अच्छा, तो ये अर्थशास्त्र है, तो क्या ये बेटा इकोनॉमी पे बेस्ड थी? है ना, जो इकोनॉमिकल टर्म्स होती हैं उसके ऊपर बेस्ड थी? बिल्कुल नहीं। तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी सर? ये बेटा पॉलिटी के ऊपर बेस्ड थी, है ना, राजनीति के ऊपर। राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। किस पे आधारित थी बेटा? राजनीति पर आधारित पुस्तक। तो सभी अच्छे से याद रखेंगे, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, यह किस पे बेस था? यह था बेटा पॉलिटी के ऊपर, राजनीति के ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलो ठीक है, तो सभी याद रखेंगे बेटा। एक तो इंडिका सबको अच्छे से याद रखनी है ना, एक तो इंडिका सबको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखो, विद हुम डिड चंद्रगुप्त मौर्य साइन ए ट्रीटी? इनमें से किसके साथ वही चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि की थी? इनमें से किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो फिर उसको संधि करके हाथी दिए थे खूब सारे, क्योंकि मगध में भाई हाथी खूब थे उस समय, है ना, मगध में उस समय खूब सारे हाथी थे जंगलों के अंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो उस शासक को हाथी दिए थे, और उस शासक ने अपने परिवार से एक स्त्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो बताओ भाई फटाफट, कौन थी वो लड़की जिसका विवाह किया गया? है ना, कौन थी वो लड़की? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, हेलेना, है ना, हेलेना। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। किसकी ने अपनी बेटी की शादी की? देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या दिए भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या दिए? हाथी दिए उपहार में, हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया भाई? हाथी उपहार में दिए। अब भाई साहब ने क्या दिया भाई इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को? इन्होंने क्या दिया? पुत्री हेलेना का विवाह। पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया मेरे बच्चों? चंद्रगुप्त। देखो ये जो क्लास की पीडीएफ है, ये क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी भाई? टेलीग्राम पर। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, है ना। ऐसा कहा जाता है बेटा ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, या फिर कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी 500 से भी अधिक पत्नियां थी। 500 से भी अधिक क्या थी? 500 से भी अधिक क्या थी भाई? वाइफ, है ना। तो सभी याद रखेंगे इसको। किसके बारे में कही कही गई है ये बात? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आजकल एक कोई नहीं रख सकते लोग, है ना, और क्या है भाई 500 रखते थे उस समय। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे रख लेते थे, है ना। चलो, तो आप में से किसी और रख दिया भाई 500? है कोई आप में से ऐसा? है तो कमेंट करो, देखें कौन है, किसको चाहिए 500 बीबियां। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? बताओ मेरे बच्चों, इन चारों में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का इन चारों में से संस्थापक कौन था? बताओ, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का इन चारों में से फाउंडर कौन था? मौर्यन एम्पायर का इन चारों में से फाउंडर कौन था? तुरंत बताओ। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, सी है अशोक, और डी है कनिष्क। देखो जितने भी बच्चे आंसर करेंगे वो इस तरह से करेंगे, मान लो सी में डी, 6 में आप डी कर रहे हैं, 6 में आप सी कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको कमेंट करना है मेरे बच्चों, इस तरह से आपको कमेंट करके आंसर करना है। फटाफट से आंसर कर दो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड में हो जाता हूँ। तुरंत फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स एंड में देखूंगा कि कितने बच्चों के आंसर सही हैं। सारे कमेंट्स देखे जाएंगे कितने बच्चों के आंसर सही हैं। तो जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे उसको क्या मिलेगा भाई? उचित इनाम दिया जाएगा। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? कौन था भाई मौर्य साम्राज्य का संस्थापक? कौन था इनमें से? कौन था? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य साम्राज्य के शासक कौन हुए बेटा? बिंदुसार हुए। बिंदुसार के बाद कौन हुए बेटा? अशोक हुए थे, है ना। और कनिष्क का संबंध नहीं है मौर्य साम्राज्य से, कनिष्क मौर्य साम्राज्य के नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भाई राइट आंसर हो गया। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर
अशोकाज रॉक एडिक्ट रिटन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं, अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं, ये बेटा कौन सी भाषा में लिखे गए थे? इन्हें लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? राइट आंसर बताओ भाई, किस भाषा का प्रयोग हुआ था मेरे बच्चों? बताओ किस भाषा का प्रयोग हुआ था अशोक के शिलालेख जो है उनको लिखने के लिए? बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? तुरंत बताएंगे मुझे कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था। बताओ बच्चों, शाबाश। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था अशोक के शिलालेखों के लिए? कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था बताओ? ऑप्शन नंबर ए बेटा संस्कृत है, बी प्राकृत है, सी पाली है और डी तमिल है। संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल, बताओ कौन सी भाषा में लिखे गए थे इनको? तुरंत बताएंगे आंसर में। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी। देखता हूं राइट आंसर कौन करता है। या तो ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, दिख तो रहा है सभी को अच्छे से? हाँ चलो करो फिर, करो करो फटाफट करो, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। आंसर सभी करना है ना, आंसर सभी बच्चे करेंगे, ठीक है? आंसर है सभी बच्चे करेंगे, है ना? शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। आंसर सभी करेंगे कमेंट सेक्शन में। जैसे 7 में आप करें ऑप्शन नंबर सी है तो ऐसे लिखेंगे 7 आगे डैश सी, 7 सी, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना? चलो, और सभी बच्चे लाइक कर देंगे बेटा क्लास को। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो सभी बच्चे क्या कर देंगे? क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। वो सभी बच्चे क्या करेंगे भाई? क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और प्लीज इसका आंसर जरूर करेंगे। हर एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हर एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, देखें बताओ कौन सी भाषा? ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो? चलो भाई, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अशोक के जो शिलालेख थे ये कौन सी भाषा में थे भाई? प्राकृत भाषा में थे। कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। चलो ठीक है, प्राकृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में थे, यह इसका भाई सही उत्तर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। When did the कलिंग वॉर टेक प्लेस? भाई कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 बीसी और 321 बीसी, 301 बीसी या 241 बीसी? कलिंग का युद्ध जो है वह कब हुआ? कलिंग का जो युद्ध है वह कब हुआ था? बताओ बच्चों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। कलिंग का जो युद्ध है वह कब हुआ? सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे भाई। सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे कि कलिंग का जो युद्ध है वह कब हुआ था। बताओ बेटा, कलिंग का युद्ध कब हुआ? बिल्कुल, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं ऑप्शन, कुछ बच्चे डी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है उन सभी बच्चों का ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? सभी बच्चे याद रखेंगे बेटा, कलिंग का युद्ध, है ना? कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। अगर आप बातचीत करें कि आज के समय प्रेजेंट टाइम पे कलिंग जो जगह है ये कहाँ पे स्थित होगी, ये जो युद्ध हुआ था ये जगह कहाँ पे स्थित होगी? कहाँ बेटा? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक की सेना थी और कलिंग का प्रशासक जिसको नियुक्त कर रखा था सम्राट अशोक ने, वो थे उनके सामने और हल्की सी कलिंग की सेना थी। और इस युद्ध में इतनी मारकाट मचाई गई कि कलिंग की जो धरती है, कलिंग का जो मैदान है वह रक्त से लाल हो चुका था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 261 बीसीई, 261 बीसीई के अंदर कलिंग का युद्ध हुआ था। याद रखोगे सभी? चलो मैं ये फिर से लिख देता हूँ, सम्राट अशोक, क्योंकि मुझे आपको सारी चीजें याद करवानी है। आप याद करो ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद करवानी है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द लैंड टैक्स कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? बेटा मौर्यन जो मौर्य साम्राज्य का जो समय था, मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में, या फिर कह सकते हैं आप मौर्यों के शासनकाल के अंदर, जो लैंड टैक्स था, जो भूमि से कर लिया जाता था, भू राजस्व जो था, उसको किस नाम से जाना जाता था? भूमि का जो कर था उसको किस नाम से जाना जाता था? फटाफट से बताएंगे कि व्हाट वाज द लैंड टैक्स कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में जो भूमि कर है उसको किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में भूमि कर जो है उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है बाघ, ऑप्शन नंबर बी है बाली, ऑप्शन नंबर सी है हिरण्य और ऑप्शन नंबर डी है शुल्क। सभी मुझे इसका आंसर देंगे। बताओ भाई
मौर्य काल में जो भूमिकर है उसको क्या कहा जाता था? सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे कि मौर्य काल के अंदर जो भूमिकर है उसको क्या कहा जाता था भाई, सभी बताएंगे मुझे इसका आंसर। मौर्य काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? बताओ भाई, सभी आंसर बताओ। सभी बच्चे आंसर करेंगे, इसी तरीके से आंसर करेंगे जैसे आप और क्वेश्चंस के करते आ रहे हैं। जैसे 9 में आपने डी कर दिया तो ऐसे लिखेंगे 9D, 9 में आप ए कर रहे हैं तो 9A, 9 में आप बी कर रहे हैं तो 9B, 9 में आप सी कर रहे हैं तो 9C। इस तरीके से आंसर करोगे बच्चों, ठीक है। चलो, तो मौर्य काल में जो भूमिकर था उसको क्या कहा जाता था? मौर्य काल में बेटा जो भूमिकर था उसको क्या कहा जाता था भाई? मौर्य काल में जो भूमिकर था उसको क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था या फिर शुल्क कहा जाता था? बताओ चलो, भाग कहा जाता था या फिर शुल्क कहा जाता था? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा? चलो, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा भाई? भाग, है ना। तो भाग कहा जाता था। क्या कहते थे? भाग कहा जाता था। मौर्य काल में भूमिकर को, भू राजस्व जो होता था उसको क्या कहते थे? भाग कहते थे। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं बेटा। बाकी जहां तक मुझे लगता है वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों तक। और भाई अगर किसी को क्लियर नहीं दिखता है सो प्लीज आप क्वालिटी जो है वीडियो की अपने मोबाइल के अंदर वो जो सेटिंग्स होती है जहां से देखो वीडियो की ऐसे क्वालिटी बढ़ाते हैं 144, है ना, फिर 360, फिर क्या होता है 480, फिर क्या होता है 720, फिर क्या होता है 1080, है ना, और फिर कुछ 4K 8K वगैरह आता है। तो इस तरीके से, है ना, आगे देखो पी लिखा आता है, पिक्सल पिक्सल। तो इसमें बेटा आप अच्छी क्वालिटी में देख लो, है ना, 1080 पिक्सल में देखो, अच्छे से शानदार दिखेगा, जबरदस्त दिखेगा, जिंदाबाद दिखेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो इसी क्रम में बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? देखो जो ब्राह्मी लिपि है, अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, उनमें इस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले बेटा किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था सबसे पहले? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ये आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मार्शल, और ऑप्शन नंबर डी है डीडी कोशाम्बी। फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर दो भाई कि हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर करेंगे भाई, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? चलो, तो जिन बच्चों ने आंसर भाई बी किया है अलेक्जेंडर कनिंघम, उन सभी का आंसर गलत है। जिन्होंने बी किया है उन सभी का आंसर भाई गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। और जिन बच्चों ने ए किया है, कांग्रेचुलेशंस बेटा, आप सभी का आंसर सही है। और जो बच्चे लगातार सही आंसर करते हुए जा रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उनको प्राइज मिलेगा भाई, है ना, उन बच्चों को प्राइज मिलेगा। जो बच्चे दूर हैं वो यूं ना समझे कि हमारे पास में प्राइज कैसे पहुंचेगा। आपसे हम कांटेक्ट करेंगे बेटा, आपको आपका एड्रेस हमें भेजना पड़ेगा और हम कुरियर के द्वारा आपका जो उपहार आपके घर तक पहुंचा देंगे, बाई कुरियर पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? चलो, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा बेटा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। आंसर तो आपको देने ही देने। आंसर के अलावा जिन भी बच्चों ने अच्छे अच्छे जो बच्चे कमेंट करेंगे, जो बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जिसके आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे, उस बच्चे को भाई हिमालय जो है परिवार की तरफ से उचित उपहार दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ आके ले, अगर आप पॉसिबल है यहाँ आ सकते हो संस्थान जयपुर राजस्थान में, तब तो आप यहाँ आके ले लो। यहाँ नहीं आ सकते तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आप हमें फोन कर देना और हम आपको भाई डायरेक्ट आपका जो अवार्ड है वो पहुंचा देंगे। बट ऐसे हर कोई ऐसे नहीं कि किसी ने फोन कर दिया सर मेरा अवार्ड दे दो, नहीं, है ना। उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा भाई, जो अवार्ड जीतेगा इस क्लास से उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा और वो बच्चा क्या करेगा, फिर हमें कॉल करेगा ताकि उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारे पास में आ जाए। और कोई भी बच्चा अपने कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा भाई, कोई भी बच्चा अपने कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा, हमें डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। हमें डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं, हम आपका नाम अनाउंस कर देंगे जो भी बच्चा अवार्ड जीतेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कमेंट्स आप बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करें और उसके साथ साथ में जो क्वेश्चन है इनका आंसर भी जरूर करें। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा मेरे बेटाओं? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। चलो, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में कर संग्रह का दायित्व है किसका था? जो कर इकट्ठा करते थे, जो टैक्स इकट्ठा करते थे मौर्य काल के अंदर, उनको क्या कहा जाता था? फटाफट से बताओ बेटा, उनको क्या कहा जाता था? who responsible to for tax collection? who responsible for tax collection in the Mauryan period? बताओ भाई, मौर्य काल में मौर्य प्रशासन के अंदर
कर संग्रह जो करते थे उनको क्या कहते थे? जो कर को कलेक्ट करते थे, जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, मौर्य काल में टैक्स को कलेक्ट करने वाले को क्या कहा जाता था मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका मुझे आंसर करेंगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करेंगे। भाई बताओ क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सभी बच्चे बताएंगे मुझे क्या कहा जाता था। सभी बताएंगे मुझे क्या कहा जाता था, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है शनि दाता, ऑप्शन नंबर बी है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर सी है धम्म महामात्र, ऑप्शन नंबर डी है सेनापति। बताओ भाई, जो कर संग्रह करता था उसको क्या बोलते थे? क्या वो शनि दाता होता था? क्या वो समाहर्ता होता था? क्या उसे धम्म महामात्र कहते थे? या फिर वह सेनापति होता था? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब फिर राइट आंसर इसका मैं बताऊंगा। चलो बता दूं मैं इसका राइट आंसर सभी बच्चों को, पक्का? चलिए, तो क्या बोलते थे भाई, जो कर इकट्ठा करते थे मौर्य काल में, इनको क्या बोलते थे मेरे बच्चों? समाहर्ता। क्या बोलते थे? समाहर्ता। तो सभी याद रखोगे, ठीक है? क्या कहा जाता था इनको भाई? समाहर्ता कहा जाता था, समाहर्ता। सभी याद रखेंगे अच्छे से, किसी का आगे से गलत नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सच में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। और ये जो बुकलेट है, ये जो पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे बच्चों? आपको पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह कमेंट सेक्शन में भी पिन की हुई है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? देखो 4 महाजनपद दिए गए हैं आपको, और इनमें से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यह क्वेश्चन पूछा था बच्चों। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, जब अपन ने पहला ही क्वेश्चन किया था। आप देख सकते हैं सबसे शक्तिशाली व समृद्ध महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली व समृद्ध महाजनपद कौन सा था? और ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आ गया। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? कौन सा था बेटा? कौशल महाजनपद था, मगध महाजनपद था, वज्जी महाजनपद था, या फिर अवंती महाजनपद था? सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। कौन सा था मेरे बच्चों? राइट आंसर करो, फटाफट करो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो महाजनपद सबसे पहले बताऊं अगर मैं आपको कितने थे, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी भाई? 16। कितनी थी? 16 महाजनपद थे। कितने थे भाई? 16 महाजनपद थे। कितने थे मेरे बच्चों? 16 महाजनपद थे। अब आपको अगर पूछा जाए कि इनमें से 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, तो कौन सा था भाई? मगध था। कौन सा था मेरे बच्चों? मगध था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उनका आंसर सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला देखते हैं। विच मेटल वॉज यूज्ड फॉर कॉइन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? Which metal was used for coins during the Mauryan period? मौर्य काल में सिक्कों के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता था? मौर्य काल में, मौर्य काल के लिए सिक्कों, मौर्य काल में सिक्कों के लिए, है ना, थोड़ा सा मौर्य काल में के ऊपर नीचे हो गया सिस्टम थोड़ा। मौर्य काल में सिक्कों के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता था? बताओ भाई। मौर्य काल में जो सिक्के बनाए जाते थे, कॉइन्स जो बनाए जाते थे, उनको बनाने के लिए कौन से मेटल का उपयोग किया जाता था भाई? विच मेटल वॉज यूज्ड फॉर coins during the Mauryan period? बताओ, which metal was used during which metal was used for coins during Mauryan empire? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताओ भाई, क्या कर रहे हो? चांदी, लोहा, सोना या फिर तांबा? कौन सा कर रहे हो भाई? फटाफट बताएंगे सभी बच्चे, है ना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, एक भी बच्चे कमेंट जो है छूटेंगे नहीं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना सभी। बताओ, तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कॉपर होगा या फिर आयरन होगा? राइट आंसर बताओ मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में। देखो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलो, नहीं पता तो भी कमेंट किया करो यार, कितनी बार बताऊं, क्योंकि जब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, आपने अगर गलत आंसर किया तो आप वहां से सीखोगे कुछ ना कुछ। अब मान लो आपको कोई 2 ऑप्शन है, जैसे जैसे आप कह रहे हो कि सर तांबा और लोहा नहीं हो सकते, सर ये 2 ऑप्शन काट दो, तांबा और लोहा, मैंने काट दिए। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो, फिर भी आप नहीं बता रहे। आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो तब भी बताया करो, तब और अधिक चीजें अच्छे से याद होती हैं। मान लो कि आप इसमें बता रहे हो सिल्वर, मैं कह रहा हूं नहीं सिल्वर नहीं होगा इसमें, तो गोल्ड होगा,
तो अगर दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो दोबारा से आप गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज होगे, लेकिन फिर आपको याद आएगा कि उस समय मैंने सिल्वर बताया सर को, बट सर ने बोला गोल्ड होगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, बट इसका राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, सिल्वर होगा, है ना। राइट आंसर कौन सा होगा मेरे बच्चों, सिल्वर होगा। तो मौर्य काल में जो सिक्के हैं, सिक्के बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते थे, चांदी का उपयोग करते थे, सिल्वर का उपयोग किया जाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जिंदाबाद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, When did Ashoka appoint the धम्म महामात्र? भाई सम्राट अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब की थी? धम्म महामात्र जो थे इनकी नियुक्ति कब की थी बताओ। बिफोर द कलिंग वार, कलिंग वार से पहले अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी थी क्या, बताओ देखें। उसके बाद आफ्टर द कलिंग वार, कलिंग युद्ध के बाद में की थी क्या। उसके बाद एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राज्यारोहण के समय, या आप कह सकते हैं कि जब अशोक ने शपथ ली थी, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उस समय, या फिर एट द एंड ऑफ लाइफ, या फिर जब अशोक के जीवन का अंत चल रहा था उस समय अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो आप सभी बच्चे बताएंगे भाई धम्म महामात्रों की नियुक्ति सम्राट अशोक ने कब की थी। सभी बच्चे बताएंगे धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है सम्राट अशोक ने कब की थी, बताओ मेरे बच्चों। तो देखो यहां से एक क्वेश्चन अपने ये तैयार हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी, ऑप्शन में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आ गया, वहां पे अशोक आ गया, तो आपको राइट आंसर क्या करना है मेरे बच्चों, अशोक करना है। कौन सा करना है, राइट आंसर अशोक करना है। इस बात का सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो व्हेन डिड अशोक अपॉइंट द धम्म महामात्र, तो सभी याद रखेंगे बेटा। चलो अब देखो इसका राइट आंसर बिफोर कलिंग वार नहीं बेटा, आफ्टर द कलिंग वार, आफ्टर कलिंग वार, क्योंकि कलिंग का जब युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध में अशोक शामिल थे और अशोक ने वहां पे काफी बड़ा नरसंहार किया था, काफी लोग मारे गए थे और वहां पर उनके जो परिजन है वो बड़ा ही भयंकर विलाप कर रहे थे। ये सारी चीजें देखकर अशोक ने अपनी तलवारें त्याग दी थी और इन्होंने धम्म की स्थापना की, और धम्म का प्रचार प्रसार जो है उसको करने के लिए इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। क्यों की थी भाई, धम्म के विचारों का, धम्म के विचारों तथा नियमों का प्रचार करने के लिए, नियमों का प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए अशोक ने, प्रचार करने के लिए बेटा अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी, अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी मेरे बच्चों, अशोक ने धम्म महामात्रों, अशोक ने धम्म महामात्रों की, धम्म महामात्रों की क्या की, नियुक्ति की। ठीक है, सभी याद रखेंगे। एज इट इज आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा भाई हिमालय जी आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की ताकि जो धम्म के नियम है और जो धम्म के आइडिया हैं, जो धम्म के विचार हैं वो सभी तक पहुंचाए जा सकें। तो विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का सभी प्यारे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा कलिंग युद्ध कब हुआ था, फिर से कलिंग युद्ध कब हुआ था भाई, 261 बीसी, ठीक है बेटा, 261 बीसी के अंदर कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे देखो मेरे बच्चों, आगे देखो। When did the Mauryan Empire decline? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When did the Mauryan Empire decline? मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था, बताओ देखें, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था। When did the Mauryan Empire decline? मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वह कब हुआ था, सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था भाई, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था, बताओ मेरे बच्चों, बताओ कब हुआ था मौर्य साम्राज्य का पतन। 185 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, या फिर 150 ईसा पूर्व में। सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, सभी बच्चे भाई कमेंट अवश्य करेंगे, सभी बच्चों को कमेंट करना जरूरी है। तो व्हेन डिड द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन, कब हुआ था बेटा, 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य जो उसका पतन हो चुका था, मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था 185 ईसा पूर्व में। चलो इसके बाद अपन आगे देखें। What was an example of a republic in ancient India? बेटा इतना गजब का क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने अगर नहीं पढ़ रखा वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता, किसी भी हालत में वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता जिसने अपनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है। जिस बच्चे ने अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ रखी है वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता मेरे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे।
क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे घोषित करता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। मान लो आप में से अगर किसी भी बच्चे ने इसका आंसर सही कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर जो जो बच्चे सही करेंगे वो बच्चे गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं भाई, चौड़ा कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसका आंसर जिन बच्चों ने सही कर दिया मेरे बच्चों, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगर आपने ये आंसर सही कर दिया तो आप सीयूईटी यूजी 2025 में बहुत ही गजब के मार्क्स हासिल करोगे। आज ही सुन लो मेरी बात, रिकॉर्ड कर लो भले ही भैया, है ना, रिकॉर्ड कर लो भले ही, ठीक है ना। तो यूट्यूब से कहीं वीडियो जा रहा है ना, यूट्यूब कहीं जा रहा है ना, मैं कहीं जा रहा हूं, ये चीज रिकॉर्ड कर लो। जो बच्चे इसका आंसर ईमानदारी से करेंगे और बिल्कुल सही आंसर करेंगे, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे अच्छे कोर्सेज में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। गणराज्य के बारे में पूछा है, व्हाट वाज एन एग्जांपल ऑफ ए रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया, और आपको महाजनपदों के नाम दिए गए हैं, महाजनपदों के नाम दिए गए हैं, और इनमें से गणराज्य का एग्जाम्पल कौन सा था, इनमें से गणराज्य का एग्जाम्पल कौन सा था, बताओ। मगध था, वज्जी था, कौशल था या फिर अवंती था, बताओ भाई। मगध था, वज्जी था, कौशल था या अवंती था। प्राचीन भारत में गणराज्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा था, बताओ भाई। गणराज्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा था, कौन सा था मेरे बच्चों गणराज्य का उदाहरण, रिपब्लिक कौन सा था, वज्जी था, ठीक है, वज्जी था। जिन्होंने वज्जी सेलेक्ट किया है उनका आंसर सही है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए भी चूज किया है, और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए भी डाला है कमेंट सेक्शन के अंदर, ऑप्शन बी भी कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया है, ऑप्शन सी भी कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया है, ऑप्शन डी भी कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया है। तो इन बातों का भाई विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। तो व्हाट वाज एन एग्जांपल ऑफ रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया, कौन सा है भाई, वज्जी है, ठीक है। तो सभी याद रखेंगे वज्जी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। इन हुज कोर्ट डिड मेगास्थनीज विजिट, इन हुज कोर्ट डिड मेगास्थनीज विजिट, भाई इनमें से किसके कोर्ट में, इनमें से किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, किसके दरबार में बेटा मेगास्थनीज आया था, जिसकी फेमस बुक थी, जिसकी फेमस पुस्तक कौन सी थी मेगास्थनीज की मेरे बच्चों, कौन सी थी इनकी फेमस बुक, कौन सी थी मेगास्थनीज की, मैं आपको बता चुका हूं। मेगास्थनीज की जो फेमस पुस्तक थी उसका नाम क्या था बेटा, इंडिका था। क्या था, इंडिका। ये वाला कलर यार इस पे अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा वो येलो येलोस कलर है वो सही दिख रहा है, ये वाला भी दिखेगा अच्छे से। कौन सी पुस्तक थी बेटा, इंडिका, सही दिख रहा है ये कलर। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, इंडिका। किसके दरबार में आया था, ये किसके दरबार में आया था बेटा, ये राजदूत किसका था, मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था भाई, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिए थे भाई, 500 हाथी दिए थे। 500 नहीं, 500 तो चंद्रगुप्त मौर्य के रानियां थी, है ना। हाथी उपहार में दिए थे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर का क्या था मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था भाई, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में था, किसके में था भाई, अशोक के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, बिंदुसार के दरबार में था, या फिर कनिष्क के दरबार में था। फटाफट से आंसर करो भाई। 17 में ऑप्शन ए करोगे, 17 में ऑप्शन बी करोगे, 17 में ऑप्शन सी करोगे, या 17 में ऑप्शन डी करोगे, बताओ। ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने बी किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, विच इज द मोस्ट फेमस एडिक्ट ऑफ अशोका, भाई इनमें से अशोक जो है, सम्राट अशोक है, इनका सबसे फेमस शिलालेख कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध शिलालेख, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था, बताओ। देखें अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था इनमें से, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख इनमें से कौन सा था, बताओ भाई। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था, कौन सा था भाई। पहला शिलालेख था, 13वां शिलालेख था, 7वां शिलालेख था, या फिर 5वां था, बताओ कौन सा था। पहला था, 13वां था, 7वां था, या फिर 5वां था, बताओ कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध कौन सा था। पहला था, 13वां था, 7वां था, या फिर 5वां था। तो सबसे फेमस एडिक्ट कौन सा था भाई, सम्राट अशोक का। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उन बच्चों का आंसर गलत है।
है ना। मुझे पता है आप लोग 7 क्यों चूज कर रहे हो, आईपीएल चल रहा है, आप लोग कह रहे हो थाला फॉर ए रीजन, 7 चूज करेंगे हम तो, है ना। ऐसे नहीं करते हर एक चीज में, आप 7वां जो है इसको चूज नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, दैट इज 13वां शिलालेख, 13th एडिक्ट, उन सभी बच्चों का आंसर सही है भाई, उन्हें सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने 13वां चूज किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर व्हाट पर्पस। भाई जो सड़कें हैं उनका निर्माण किसके लिए किया गया था, मौर्य काल में जो सड़कें हैं उन सड़कों का निर्माण किस लिए किया गया था, बताओ। व्यापार के लिए किया गया था, युद्धों के लिए किया गया था, धार्मिक यात्राओं के लिए किया गया था, या फिर कृषि करने के लिए किया गया था, कि भाई खेतों में जाना है तो अपन क्या करेंगे, सड़क से जाएंगे, खेतों में जा रहे हैं तो अपन किससे जाएंगे बच्चा, सड़क से जाएंगे। चलो बताओ फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर, फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बता दो भाई, फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। सड़कों का निर्माण किस लिए हो गया था भाई, मौर्य काल में ट्रेड के लिए हो गया था, है ना, ट्रेड के लिए कर लिया गया था, व्यापार के लिए किया था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे सड़कों का निर्माण किस लिए हो गया भाई, व्यापार के लिए हो गया, है ना। इन चारों ऑप्शन में से अगर सबसे सही ऑप्शन अगर अपन देखें तो व्यापार ही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सभी बच्चे। मगध के शासक जो है बिंबिसार, मगध के शासक जो बिंबिसार हैं ये किस वंश से थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका और आंसर बताओ। इसका, इस क्वेश्चन का और जो बच्चे राइट आंसर बताएंगे ना उन सभी बच्चों को इनाम दिया जाएगा। इसका भी भाई राइट आंसर, मतलब इनाम जिस तरीके से मैंने एक पीछे क्वेश्चन आया था उसके बारे में कहा था कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो बच्चे करेंगे इसका मतलब है उन बच्चों को बहुत सारी चीजें आ रही हैं अच्छे से, वो बच्चे बड़े ही शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। तो वो बच्चे अगर रेगुलर ये क्लासेस लेते रहेंगे अपने एग्जाम तक, उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे सीयूईटी यूजी 2025 में, चाहे डोमेन हो चाहे आपका जीएटी का पेपर हो। तो मगध के जो शासक हैं बिंबिसार किस वंश से थे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो पिछले 4-5 दिनों से अपनी रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे ये लाइव क्लासेस लगातार ले रहे हैं और जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आइडिया भी नहीं था, तो मैं शायद किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करा रहा था और उसमें मैंने बताया भी था कि जो बिंबिसार है ये मगध के कौन से वंश से थे, बिंबिसार जो है मगध के कौन से वंश से थे, ये मैंने आपको बताया भी था। तो फटाफट बताएंगे भाई, हर्यक डायनेस्टी थे, नंद डायनेस्टी से, या फिर मौर्य डायनेस्टी से, या फिर शिशुनाग वंश से। देखो चारों ही जो वंश हैं चारों का संबंध कहां से है भाई, मगध से है, चारों का संबंध कहां से है, मगध से है। तो इसका राइट आंसर बता दो, है ना। टू विच डायनेस्टी डिड बिंबिसार द रूलर ऑफ मगध बिलोंग, बताओ, बताओ भाई इसका सही उत्तर बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ यार इसका सही उत्तर, यूं मत करो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर करके बताएंगे सभी बच्चे आंसर, इसका सही उत्तर बताएंगे। मगध के शासक बिंबिसार किस वंश से थे। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया है उन सभी का आंसर सही है। जिन्होंने हरियक, जिन्होंने हरियक चूज किया है वो आंसर सही है। अच्छा अब अगर मैं बिंबिसार की जगह लिख दूं बिंदुसार, है ना, बिंबिसार की जगह अगर मैं लिख दूं बच्चों बिंदुसार, तो बिंदुसार कौन से राजवंश से थे, है ना, ऑप्शन यही रहेंगे। और बिंदुसार अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर बिंबिसार की जगह मैं यहां पे लिख दूं बेटा बिंदुसार, तो कौन से राजवंश से थे, बिंदुसार कौन सी डायनेस्टी से संबंधित थे, बिंदुसार कौन सी डायनेस्टी से संबंधित थे। बिंदुसार कौन थे भाई, अशोक के पिता, सम्राट अशोक के पिता। और सम्राट अशोक जो है वो कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे। तो बिंदुसार भी कौन से वंश के हो गए भाई, मौर्य वंश के, ठीक है। बिंदुसार का संबंध किससे है भाई, मौर्य वंश से, किससे है, मौर्य वंश से है, ठीक है, मौर्य वंश से। यहां लिख देता हूं मैं मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी। बिंदुसार का संबंध किससे है भाई, मौर्य डायनेस्टी से। सभी याद रखेंगे, तो सभी याद रखना बिंबिसार हर्यक वंश से, बिंबिसार हर्यक वंश से, और बिंदुसार मौर्य वंश से, बिंबिसार हर्यक वंश से और बिंदुसार मौर्य वंश से। तो बिंबिसार अगर हर्यक वंश से हैं तो अजात शत्रु कौन से वंश से हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को सभी बच्चे। अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन से वंश से थे, अजात शत्रु जो हैं ये कौन से वंश से थे, है ना, कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करके बताओ कौन से वंश से थे अजात शत्रु का संबंध, बताओ बेटा कमेंट करके बताओ फटाफट से।
तुरंत कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, शाबाश कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे भाई? कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करें। चलो कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट, है ना, कमेंट करके बताओ मेरे को कि अजात शत्रु जो है वो निम्नलिखित में कौन से वंश से संबंधित थे। तो आज की जो अपनी ये क्लास है, आज की क्लास को अपन बच्चों यहीं खत्म करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। भाई आपकी जो क्लासेज हैं ये रेगुलर चल रही हैं। किसी सब्जेक्ट की अगर आपकी क्लासेज नहीं चल रही है तो वो भी जल्दी से आपकी क्लास स्टार्ट करवा देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। एक बात, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को बेटा लाइक नहीं किया है वो सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। वो सभी बच्चे क्लास को क्या कर देंगे भाई? लाइक अवश्य कर देंगे। तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक जरूर करें, प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें। तो अपन जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।